हेलो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यूनिट 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का शुरू होगा हमारा अभी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 जो था हमारा वो इंट्रोडक्शन था, जिसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हॉम टू प्रोड्यूस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। अब जो यूनिट 2 है हमारा, ये 13 नंबर का यूनिट है, 13 मार्क्स का यूनिट है ये टोटल। पूरा ये जो यूनिट है आपका ये 13 मार्क्स का है, ठीक है। 13 नंबर का ये पूरा यूनिट होगा और इसके अंदर जो आपका कवरिंग होगा वो 3 चैप्टर कवर होंगे। एक तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, फिर एक है डिमांड और एक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 चैप्टर कवर होंगे और टोटल तीनों मिला के 13 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा 13 नंबर। बात क्लियर है यहां तक? जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो काफी बड़ा चैप्टर है, तो उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वहां पे 2 अलग-अलग अप्रोच हैं। 2 अलग-अलग अप्रोच हैं, तो दोनों अप्रोच को मैंने पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर दिया है, तो वो अलग-अलग हमारा पार्ट ए, पार्ट बी उसी चैप्टर के अंदर चलेगा। फिर आपका डिमांड और फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुरू होगा। ठीक, पहले हम देख लेते हैं हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, एक बार नोट्स शेयर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बुकलेट आप लोगों के पास आई होगी, नहीं आई होगी तो आ जाएगी, आप लोगों के पास पहुंच जाएगी बुकलेट ये। तो ये बुकलेट जो है आपकी, इसमें यूनिट 1 छोड़ के बाकी पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आपका ये इंडेक्स दिख रहा है आपको, यूनिट 1 छोड़कर बाकी पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें कवर है। यूनिट 1 के लिए मैंने अलग से नोट दिया था। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पेज नंबर 3 से लेके 13 तक, फिर डिमांड 14 से लेके 23 तक, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 24 से लेके 28 तक। ये जो 3 चैप्टर हैं ये यूनिट 2 के अंदर के चैप्टर हैं। ठीक है, अब आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर पे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा अभी फिलहाल। आप जब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे चैप्टर को, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर को, तो इसको हमने पहला आपका चैप्टर ओवरव्यू लिखा हुआ है। चैप्टर ओवरव्यू मतलब 3 अलग अलग चैप्टर हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे आपके पास 3 अलग अलग चैप्टर हैं। एक ये रहा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर आपका दूसरा चैप्टर है इसमें डिमांड, और तीसरा चैप्टर है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो 3 चैप्टर हमें इसमें डिस्कस करने हैं, जिसमें से अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 1 ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक आपका पार्ट ए आपको दिख रहा है और एक आपका यहाँ पे आपको पार्ट बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट ए आपका कार्डिनल अप्रोच है, जिसको यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं, अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है ये। और पार्ट बी है आपका ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कहते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए 2 अलग अलग अप्रोच होंगे हमारे पास। उन दोनों अप्रोच में एक अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच और एक है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, पहले मैं ये दोनों अप्रोच समझा देता हूं, फिर मैं आऊंगा आपके सामने आगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने दोनों को अलग अलग डिस्कस करना है। पार्ट ए को अलग डिस्कस करना है। देखो आपको नीचे पार्ट ए दिखाई दे रहा होगा, आपको नीचे पार्ट ए दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट, इसको हटा दें पहले, ये लो, क्लियर हो गया ये। पार्ट ए आपको दिखाई दे रहा है आपका यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें आपको टोटल 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। टोटल 5 कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कितने कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करने हैं? 5। पहला कौन सा है आपका? पहला है मीनिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, और कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी। फिर आपका है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फिर आपका लॉ ऑफ डीएमयू, चौथा कॉन्सेप्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और लास्ट में आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिटेल्ड एनालिसिस। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स आपके जो हैं, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट ए। पार्ट ए मतलब यूटिलिटी अप्रोच, और फिर पार्ट बी आएगा ऑर्डिनल अप्रोच, उसका अलग से देखेंगे बाद में क्या देखना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? इसको मैं हटा दे रहा हूं और फिर आते हैं हम स्टार्टिंग पे आगे। एक मिनट, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या क्या डिस्कस करना था, वो टॉपिक्स के नाम हम देख चुके हैं। आप अब दोनों अप्रोच को समझो अलग अलग। जैसे मान लो आपको भूख लगी है, और भूख लगी है, आपको कुछ खाना है, कोई भी चीज आप खाना चाहते हो, मान लो आप बर्गर खाते हो। अगर आप बर्गर खाओगे तो पहला बर्गर आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, फिर अगला बर्गर आपको थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन देगा, और तीसरा बर्गर आपको थोड़ी और कम सेटिस्फेक्शन देगा। अब बात आती है, जब कभी मैं बात सेटिस्फेक्शन की करूंगा, तो सेटिस्फेक्शन को मापेंगे आखिर कौन से यूनिट में, उसका मेजरमेंट का यूनिट क्या होगा। हर चीज को हम मेजर करते हैं। जैसे आप मिल्क लाते हो, तो मिल्क किस चीज में मेजर होता है? लीटर में।
आप कपड़ा खरीदते हो तो कपड़ा किस में मेजर होता है? मीटर में। तो मेजरमेंट के यूनिट बने हुए हैं इकोनॉमी के अंदर हमारे अलग अलग। अब अगर मैं बात करूं सेटिस्फेक्शन की, कि मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है, मुझे अपनी संतुष्टि को मापना है, तो आखिर हम इसको कैसे मापें? तो उसके लिए कुछ इकोनॉमिस्ट, जो अल्फ्रेड मार्शल का नाम यहां पे आपके सामने आएगा, बेसिकली अल्फ्रेड मार्शल ने एक कॉन्सेप्ट दिया है यूटिलिटी का, और सेटिस्फेक्शन को मापने के लिए उन्होंने एक यूनिट दिया है यूटिल। ये कोई वैसा यूनिट नहीं है साइंस वाला, बस इसको एक नाम दे दिया है कि जो भी सेटिस्फेक्शन होगी उसको यूटिल में मापा जाएगा। जैसे 10 यूटिल, 12 यूटिल, 15 यूटिल, 18 यूटिल, 20 यूटिल। क्योंकि जब भी हम आगे अपनी स्टडी को बढ़ाएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन को मापना पड़ेगा। तो आप बस ध्यान से समझना कि जब भी कभी आप सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर करोगे, जब आप सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर करोगे, तो उसको हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी अप्रोच, जहां पर हम सेटिस्फेक्शन को यूटिल में मेजर करेंगे। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर नहीं करना, आपको डायरेक्ट बताना है बिना नंबर में मेजर करे। तो वहां पे सिस्टम यूज होता है रैंकिंग सिस्टम। जैसे आपको एप्पल और मैंगो, एप्पल और मैंगो में आपको मैंगो ज्यादा पसंद है, एप्पल कम पसंद है, आप मैंगो ज्यादा लाइक करते हो, एप्पल को कम लाइक करते हो, तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां से मिलेगी? सर मैंगो से मिलेगी, क्योंकि हम मैंगो को ज्यादा लाइक करते हैं, इसको रैंक 1 देंगे, और एप्पल को कम लाइक करते हैं तो उसको रैंक 2 देंगे। तो रैंकिंग के बेसिस पे जहां पर होता है उसको ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। दोनों अलग अलग अप्रोच हैं। जो कार्डिनल अप्रोच होगा उसमें यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जाएगा। 10 यूटिल, मान लो आपने एक मैंगो खाया आपको 10 यूटिल मिला, आपने एक एप्पल खाया आपको 8 यूटिल मिला, तो 10 यूटिल 8 यूटिल से ज्यादा है, तो सेटिस्फेक्शन कहां पे ज्यादा है? मैंगो में। तो ये तो नंबर में मेजर करके पता चल गया। लेकिन मैं कह रहा हूं नंबर में मेजर नहीं करना, तो फिर आप क्या देखोगे? रैंकिंग बेस्ड ऑन लाइकिंग। आपको आम ज्यादा पसंद है, सेब कम पसंद है, तो आम से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी और सेब से आपको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ये सेटिस्फेक्शन की बात हो गई, जहां पे नंबर्स में कोई मेजरमेंट नहीं करा गया, उसको ऑर्डिनल अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं, जो कि आगे की बात है हमारा पार्ट बी। तो पार्ट ए में हमें जो डिस्कस करना है पूरा, हमें ये डिस्कस करना है कि सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी में जिस चीज को हम मेजर करेंगे, सेटिस्फेक्शन को जब हम यूटिल में मेजर करेंगे, नंबर्स में मेजर करेंगे, वो कार्डिनल अप्रोच होता है। बस इतना मुझे समझाना था आपको, दोनों चीजों का बेसिक, कि कार्डिनल अप्रोच क्या है और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है। अगर आपको एक बार ये समझ आ गया, आपके माइंड में ये सेट हो गया कि कार्डिनल अप्रोच क्या है और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, तो फिर चैप्टर आपका इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा हद तक। अब आते हैं एक एक कॉन्सेप्ट पे। मैंने आपको वहां 5 कॉन्सेप्ट दिखाए थे पहले पार्ट में। पार्ट ए में हमने देखे थे 5 कॉन्सेप्ट, पहले हम उनको समझेंगे, मैं आपके सामने बताऊंगा, फिर हम उनको वहां से रीड करेंगे बाद में। ठीक है, हम पहले रीड करेंगे तो वो बेकार है तरीका पढ़ने का। पहले हम इसको समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एंड दोनों को ऐड कर लें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर पे। कंज्यूमर कौन होता है? आप कंज्यूमर हो, मैं कंज्यूमर हूं, हम सब कंज्यूमर हैं। ये कैसे पता लगता है हम कंज्यूमर हैं? द वन हु डिसाइड व्हाट टू बाय फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। वो इंसान, वो इंडिविजुअल या वो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो सकता है। वो इंसान आप और मैं भी हो सकते हैं, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, जो ये डिसाइड करता है कि उसको क्या परचेजिंग करनी चाहिए अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वो कौन होता है? कंज्यूमर होता है। आप पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ परचेजिंग करते हो, कुछ खाने पीने की चीज लाते हो और कुछ इस्तेमाल करने वाली चीजें भी आप यूज करते हो, तो आप कौन हो? कंज्यूमर। मैं भी, जैसे मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं कौन हूँ? कंज्यूमर हूँ, इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कंज्यूमर कौन है? द वन हु टेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू बाय फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। इंडिविजुअल एंड एन ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कंज्यूमर हो सकता है, क्योंकि सभी लोग किसी ना किसी चीज का इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। हर एक आदमी, हर एक इंसान अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इस्तेमाल करता रहता है, तो वो कौन हो जाता है? कंज्यूमर हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे? दूसरा वर्ड जो जुड़ा हुआ है हमारा, वो जुड़ा हुआ है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? हिंदी में बच्चों इसको संतुलन कहते हैं। संतुलन मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस या स्टेबिलिटी। स्टेट ऑफ बैलेंस या स्टेबिलिटी। इक्विलिब्रियम का मतलब, अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बात करें, किसी आम आदमी की भाषा में बात करें, तो इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस या स्टेबिलिटी। बट इन इकोनॉमिक्स इट मींस पोजीशन ऑफ नो चेंज। इकोनॉमिक्स में इसका थोड़ा सा मीनिंग अलग होता है। इकोनॉमिक्स में इसका मतलब होता है पोजीशन ऑफ नो चेंज, एक ऐसी पोजीशन जहां पर आने के बाद आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते।
आप कह रहे हो कि इस पोजीशन में आने के बाद ना तो हम ऊपर आना चाहते हैं ना हम नीचे जाना चाहते हैं, हम इसी पोजीशन पे स्टेबल रहना चाहते हैं। तो पोजीशन ऑफ नो चेंज को इक्विलिब्रियम कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपसे इक्विलिब्रियम पूछे तो इक्विलिब्रियम मींस स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबिलिटी, बट इन इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम मींस अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, ऐसी पोजीशन जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते। दो बातें हो गई, एक तो कंज्यूमर कौन है, दूसरा इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इसके बाद आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दोनों वर्ड को अगर हम ऐड कर लें तो दोनों वर्ड को मिला के क्या बन रहा है हमारा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, आप एक कंज्यूमर हो, आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे, मतलब पोजीशन ऑफ नो चेंज की सिचुएशन पे कब पहुंचोगे, जब आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम हो जाएगा। जब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम हो जाएगा तब, मतलब आपके पास जितनी भी इनकम है, आपके पास जितने भी पैसे हैं, आप अपने पैसों को खर्च करके अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लोगे, जहां पर वो सिचुएशन आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो जाएगी। उसके बाद आप ना तो ऊपर जाना चाहोगे ना नीचे आना चाहोगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ रेफर्स टू अ सिचुएशन अंडर विच कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन इनकम ऑन परचेज ऑफ कमोडिटी इन सच अ वे दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। दोबारा सुनो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन in which consumer spend his given income in such a way that gives him maximum satisfaction। मतलब वो अपनी दी हुई आय को इस तरह से खर्च करे कि उसकी जो संतुष्टि हो वो अधिकतम हो जाए। वो अपनी दी हुई इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज पर इस तरीके से खर्च करे कि उसकी जो संतुष्टि या उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। उस सिचुएशन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। बात समझ आ गई आपकी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर जब आप अपनी इनकम को स्पेंड करोगे और इनकम स्पेंड करने पे आपकी जो सेटिस्फेक्शन होगी वो अधिकतम मैक्सिमम हो जाएगी। अगर हम इसको मीनिंग लिखें, अगर हमें एग्जाम में आ जाए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच consumer spend his given income on purchase of a commodity in such a way that gives him maximum satisfaction। जहां पे उसके सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा पूरा। कंज्यूमर कौन था, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब था, दोनों को सम अप कर दें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या डेफिनेशन होता है। ठीक, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता कैसे है, इस पे पहुंचा कैसे जाता है, तो ये आगे का टॉपिक है। पांचवें कॉन्सेप्ट में हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। उससे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, जैसे कि कॉन्सेप्ट नंबर 2। पहले 2 पढ़ा देता हूं मैं, फिर नोट्स में से दिखा दूंगा क्या-क्या पढ़ा, फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे आपका आगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका है यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी एक वर्ड आएगा आपके सामने इस चैप्टर में बार-बार। इस यूटिलिटी को आप सिंपली ये समझो, जब भी आप कोई चीज यूज करोगे तो उसको यूज करने में आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी या आपको मजा आएगा। आप ये कहो हमें मजा आ रहा है ऐसा करने पे। तो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी में कुछ पावर, कुछ शक्ति होती है, कोई पावर होती है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। जैसे कि ये पेन है अगर मेरे पास, तो इसमें भी कुछ ना कुछ पावर है जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करेगा। मोबाइल में कुछ पावर है जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हर एक कमोडिटी में कुछ ना कुछ पावर होती है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वांट सेटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी, या उस कमोडिटी की कैपेसिटी जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे, उसको यूटिलिटी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, यूटिलिटी कहा जाता है। अब ये थोड़ा सा टर्म ना अलग सा है बिल्कुल, क्योंकि ये नया शब्द है आपके लिए बिल्कुल। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ रहे हो, इससे पहले आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा। तो यूटिलिटी का मतलब आप सिंपली समझो अभी मेरी आसान भाषा में, कि यूटिलिटी मतलब है मजा। हो सकता है कि किसी काम करने में हमें मजा आए और किसी काम करने में हमें मजा ना आए। तो जिस काम को करने में हमें मजा आएगा वो हमारी यूटिलिटी होगी, और जिस काम को करने में मजा नहीं आएगा वहां पे हमें कोई यूटिलिटी नहीं, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो यूटिलिटी का मतलब समझ आ गया, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब हर एक कमोडिटी में कुछ ना कुछ पावर होती है जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है। अब कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट रहते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट रहते हैं यूटिलिटी के बारे में। कुछ कंफ्यूजन दिमाग में पाल ली जाती है, लोग कुछ कंफ्यूजन रख लेते हैं अपने माइंड में। मैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं आपको, कुछ फीचर्स बता रहा हूं, उनको आप ध्यान से सुनते जाना। पहला है, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना, इट्स डिपेंड अपॉन द मेंटल स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, जैसे आते हैं नोट्स पे वहां से पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। जहां तक बताया मैंने पहले यहां तक देखिए।
कहाँ गया चैप्टर, तो अभी यही था। देखो पहले जितना हमने पढ़ा है उतना डिस्कस कर लेते हैं। पहले जितना हमने पढ़ा है उतना डिस्कस कर लेते हैं। आपको चैप्टर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 दिख रहा है सबको, कॉन्सेप्ट नंबर 1 ठीक है, नजर आ रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 1 ठीक। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में अभी मैंने आपको 3 बातें बताई थी, वो 3 बातें हम यहाँ से एक बार रीड कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 3 बातें जो है आपकी, 1 मिनट रुकना बस आप, ठीक है। 3 बातें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। पहला है कंज्यूमर का मीनिंग, ये आपको दिख रहा है कंज्यूमर, ये लिखा हुआ है कंज्यूमर। इसका मीनिंग देखो, जो मैंने आपको बोला वही, द वन हु टेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू बाय फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, ठीक है ना। आपका ये द वन हु टेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू बाय फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए डिसीजन लेता है कि आपको क्या खरीदना चाहिए, वो कंज्यूमर होता है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, किसी हाउस होल्ड का मेंबर भी हो सकता है, और कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है बीच में मुझे, ठीक है ना। मैं 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार आपको समझा दूंगा। फिर इक्विलिब्रियम आपका है, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबिलिटी, बट इन इकोनॉमिक्स इट स्टैंड फॉर बेस्ट पोजीशन। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको बेस्ट पोजीशन की सिचुएशन माना जाता है। इकोनॉमिक्स में इसको बेस्ट पोजीशन की सिचुएशन माना जाता है। तो अपोजिशन ऑफ नो चेंज, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस्ट पोजीशन की सिचुएशन का मतलब अपोजिशन ऑफ नो चेंज, एक ऐसी पोजीशन जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते जल्दी। तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम का मीनिंग। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब देखो आप, जो मैंने आपको बताया था, आप अपनी इनकम को इस तरह से खर्च करोगे कि आपका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। देखो वही बात लिखी हुई है, रेफर्स टू अ सिचुएशन अंडर विच ही स्पेंड हिज गिवन इनकम ऑन परचेज ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी को परचेज करने के लिए की गई खर्चा, किया गया खर्चा इन सच अ वे, इस तरह से होगा, दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मतलब आप अपनी आय को, अपनी इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजिंग पर इस तरह से खर्च करोगे कि आपका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये 3 बातें मैंने अभी आपको बताई थी, ये हमने पढ़ लिया यहाँ से अपने नोट्स में से भी, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा लगता है, पहले हमने समझ लिया आपको बिना देखे क्या था, फिर हमने यहाँ से रीड कर लिया। फिर आते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, जो मैंने आपको बताया था, यूटिलिटी। हर एक कॉमोडिटी में कुछ ना कुछ पावर है जो ह्यूमन वांट्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। हर एक कॉमोडिटी में कुछ ना कुछ पावर है जो ह्यूमन वांट्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। उस पावर को यूटिलिटी कहा जाता है। तो यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी। यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी, या कैपेसिटी ऑफ अ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। मतलब किसी कॉमोडिटी की वो कैपेसिटी जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है, उसको यूटिलिटी कहा जाता है, सिंपल भाषा में। फिर मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें बता रहा था कुछ। हम क्या बता रहे थे इसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो आपको नीचे दे रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रहे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना, इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटल स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर। इसको समझो ध्यान से आप। ये कह रहे हैं कि जो यूटिलिटी है ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, और ये कंज्यूमर के मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है। ये कंज्यूमर के मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है। ये कंज्यूमर के मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करता है, ये कंज्यूमर के मेंटल स्टेटस पे। 1 मिनट, ठीक है। कंज्यूमर के मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करने का मतलब क्या है, कोई आदमी जिसको किसी गलत काम करने से भी कुछ सेटिस्फेक्शन मिले, मान लो कोई पर्सन जिसको किसी गलत काम करने से सेटिस्फेक्शन मिले, तो फिर तो वो उसकी यूटिलिटी हो जाएगी। अभी मैंने आपको क्या बताया, यूटिलिटी का मतलब है मजा। आपको कोई गलत काम करने से भी मजा आए, मान लो कि कोई गलत काम, 2 नंबर का काम या कोई इलीगल एक्टिविटी करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, संतुष्टि मिलती है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो क्राइम करते हैं, तो वो भी यूटिलिटी हो सकती है। बिल्कुल, ये कह रहा है यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना, इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटल स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर। वो उसके मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है। हो सकता है किसी को किसी काम में मजा आए, किसी को ना आए। तो जिसको जिस काम में मजा आएगा वो उसकी यूटिलिटी हो जाएगी, पहली बात। फिर आगे अगला फीचर है सब्जेक्टिव, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ध्यान से देखो, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और सेम नहीं होता ये कभी भी ऑल कंज्यूमर के लिए। अभी अभी मैंने बताया आपको, आप यहाँ पे 2-4 बच्चे बैठे हो, या जितने भी बच्चे बैठे हो, मान लो आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप,
सबका अलग अलग क्राइटेरिया होगा, किसी को किसी चीज में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किसी को किसी काम में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो ये तो सब्जेक्टिव हो गया, विच डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी इंसान, मान लो कोई शराबी है, तो उसको तो शराब पीने से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ड्रिंक करता है वो, तो उसको आप शराब कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे तो वो थोड़ी संतुष्ट होगा, कोल्ड ड्रिंक पीने से संतुष्ट होगा वो नहीं होगा। लेकिन अगर हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे तो हम ज्यादा संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम ड्रिंक नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और सेम गुड्स की यूटिलिटी सभी कंज्यूमर के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। फिर आपका तीसरा है, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट चेंज फ्रॉम टाइम एंड प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि मान लो अभी सर्दी का मौसम है, क्या एयर कंडीशन चलाने से हमें संतुष्टि मिलेगी? घर में अगर हम एयर कंडीशन ऑन कर दें अपना, पंखे चलाने से भी नहीं मिलेगी, अब तो एयर कंडीशन बहुत दूर की बात है, नहीं मिलेगी। लेकिन वही अगर मई जून का महीना हो, तो मई जून के महीने में अगर हम एयर कंडीशन चलाएं या कूलर चलाएं तो हमें संतुष्टि मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, एक ही गुड से किसी टाइम पे हम सेटिस्फाइड होते हैं, किसी टाइम पे हम सेटिस्फाइड नहीं होते। इसका मतलब चेंज फ्रॉम टाइम एंड प्लेस, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है, जगह और टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है, क्योंकि उसका जो यूटिलिटी है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो यूटिलिटी जो है आपका वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ये तीन फीचर्स यहाँ पर हैं, दो फीचर्स अगले पेज पे होंगे, आते हैं अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय मॉरल ड्यूटीज और प्रिंसिपल। ये मैंने अभी बताया, मॉरल ड्यूटीज और प्रिंसिपल्स होते हैं, आपको बताया जाता है ना कि कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत काम करना अच्छी बात नहीं है, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। तो ये मॉरल ड्यूटीज और प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन किसी इंसान को गलत काम करने में ही मजा आ रहा है, तो फिर तो वो करेगा, क्योंकि उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उससे उसको क्या मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है। तो आप देखते हो इंडिया में जो क्राइम होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उस काम में उन लोगों को मजा आता है। कोई स्मगलर है या कोई मान लो मर्डरर है जो काम करता है इस तरीके के, तो ये कह रहे हैं यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय मॉरल ड्यूटीज और प्रिंसिपल। ये मॉरल ड्यूटीज और प्रिंसिपल से इफेक्ट नहीं होती। जैसे कि इफ अ पर्सन ड्राइव यूटिलिटी फ्रॉम इमोरल एक्ट, गुड्स यूज्ड इन सच एक्ट विल बी यूजफुल फॉर दैट पर्सन। ये कह रहा है कि अगर किसी इमोरल एक्ट से उसको संतुष्टि मिले, तो उस एक्ट में इस्तेमाल किया गया गुड्स, जैसे मान लो गन हो गया या फिर आपके कोई और गुड्स हो गए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी तरह बैन है, तो वो सारे के सारे गुड्स भी आपको यूटिलिटी और संतुष्टि प्रदान करेंगे। संतुष्टि आपको उनसे मिलेगी, सेटिस्फेक्शन आपको उनसे मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। ठीक है यहां तक बात? तो ये तो हो गया आपका फीचर्स। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी का मतलब एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम द एक्चुअल सेटिस्फेक्शन। ये कभी भी एक्चुअल नहीं होता। मतलब आप कोई चीज कंज्यूम करोगे, उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड होता है हमेशा। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग फीचर्स हैं आपके, इनमें से 4 जो स्टार्टिंग के हैं वो इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है ना, और डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। एक ही इंसान के लिए एक ही गुड्स की यूटिलिटी सभी लोगों के लिए सेम नहीं हो सकती, हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक, आगे आते हैं, कॉन्सेप्ट 3 पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बारे में शेड्यूल डायग्राम बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा इसमें हमें अभी। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट 3 में आपको पढ़ा दूंगा, TUMU दिखा देता हूँ थोड़ा पहले यहाँ पे। TUMU जब हम पढ़ लेंगे तो फिर आपका ये टेबल यहाँ पे खाली दिख रही है, आपको ये टेबल फिल करनी पड़ेगी हमें, और ये डायग्राम फिल करना पड़ेगा। अपने आप से हम बनाएंगे, इसमें टेबल्स में नंबर बनाएंगे और डायग्राम्स में नंबर बनाएंगे। पहले इसको हटा देते हैं, फिर पढ़ते हैं। यहाँ तक का किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो पूछ लेना अभी मुझसे। 2-3 बातें मैंने बताई हैं खाली, एक तो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उससे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये 4-5 बातें हमने डिस्कस करी। ठीक है इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है। 1 मिनट, थोड़ा बहुत कुछ लिखना भी पड़ेगा, कॉपी वॉपी निकाल लेते हैं। देखो पहले दोनों यूटिलिटी का मतलब समझ लो। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में एक तो है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब है टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट। आप जितने भी यूनिट्स कंज्यूम करो उससे मिलने वाली कुल उपयोगिता, टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। आपने एक मैंगो कंज्यूम करा, आपको 10 यूटिल मिला। आपने 2 मैंगो कंज्यूम करे, मान लो आपको 18 यूटिल मिला। आपने 3 मैंगो कंज्यूम करे, मान लो आपको 25 यूटिल मिला। तो 3 मैंगो पे 25, 2 पे 18, 1 पे 10। ये कैसे होता है अभी दिखाऊंगा नंबर्स में। फिलहाल आप इतना समझो, जितने भी यूनिट आप कंज्यूम करोगे उनसे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होगी,
टोटल, उसको टोटल यूटिलिटी कहेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जोड़ने जा रहा है इकोनॉमिक्स में अभी से ही और आगे तक चलता रहेगा, ये मार्जिनल। एक होगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, और एडिशनल का मतलब हुआ 1 पे 10 यूटिल है, 2 पे 18 यूटिल है। तो बताओ एक एक्स्ट्रा पे कितना यूटिल हुआ? अगर एक बनाना पे 10 यूटिल है और 2 बनाना कंज्यूम करने पे 18 यूटिल है, तो एक एक्स्ट्रा बनाना कंज्यूम करने पे कितना एक्स्ट्रा यूटिल मिल रहा है हमें? जल्दी बताओ। 1 पे 10 है और 2 पे 18 है, तो एक एक्स्ट्रा जो है उस पे कितना एक्स्ट्रा है? 8 हुआ ना। इसमें सोच क्यों रहे हो इतना? 8 हो गया। फिर 3 पे अगर 25 है तो फिर 18 से 25 कितना हो गया? 7। तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम। अगला एक एडिशनल यूनिट जो आप कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। या आप ये भी कह सकते हो कि यूटिलिटी में होने वाला चेंज डिवाइडेड बाय यूनिट में होने वाला चेंज, यूटिलिटी में होने वाला चेंज डिवाइडेड बाय यूनिट में होने वाला चेंज। मीनिंग समझ आ गया दोनों का? टोटल यूटिलिटी का मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम ऑल पॉसिबल कंजम्पशन ऑफ यूनिट, एंड मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक ज्यादा यूनिट कंज्यूम करने पे जितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। देखो मैं इसको लिखवा रहा हूं, आप लोग भी अपने अपने कॉपी निकाल लो सभी। हम इसको लिखते हैं पहले। देखो स्टार्ट करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। इसी में आपका रिलेशनशिप भी कवर हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज दे रखी हैं किसी चीज, आपको कुछ क्वांटिटीज गिवन है। मान लो कुछ क्वांटिटीज आपको दे, 1 1 यूनिट, फिर आपके पास 2 2 यूनिट, फिर आपका है 3 3 यूनिट, फिर है 4, फिर है आपका मान लो 5 और फिर है आपका 6। आपके कंजम्पशन के यूनिट दिए हुए हैं। फिर आपको कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी टीयू, इनसे मिलने वाला टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल मान लो जो टीयू है आपका वो है पहले यूनिट से 10 यूटिल मिलेगा, दूसरे यूनिट से 18 यूटिल मिलेगा, तीसरे यूनिट से मान लो 23 यूटिल मिलेगा आपको, फिर 25 यूटिल मिलेगा, फिर आपको पांचवें यूनिट से 25 यूटिल और छठे यूनिट से आपको मिलेगा 22 यूटिल। ये क्यों लिए मैंने ऐसे नंबर, इसका लॉजिक अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। फिर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। मार्जिनल यूटिलिटी आप ध्यान से समझना मेरी बात बहुत, ठीक है? देखो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है बच्चों, ये एक्चुअल में होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये इक्वेशन होती है एक्चुअल में। लेकिन हम इसको कभी कभी क्या करते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, mu इज इक्वल टू TUN-1। लेकिन हम ये वाली इक्वेशन तभी लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन आपकी तभी अप्लाई होगी, यहाँ पे आपका ये तभी अप्लाई होगा, अप्लाई ओनली व्हेन डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी, जब आपका क्वांटिटी का जो डिफरेंस होगा वो होगा इज 1। हर बार डिफरेंस 1 होना चाहिए। दैट इज क्वांटिटी आपकी इस तरीके से होनी चाहिए 1, 2, 3, 4। तो जब आप देखोगे यहाँ देखो टेबल में 1 2 3 4 5 6, तो हर बार डिफरेंस क्वांटिटी का 1 है। तो जब हर बार डिफरेंस अगर 1 होगा तो आप माइनस कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये वाला तरीका यूज करना है। देखो मैं दोनों से आपको समझाता हूँ अभी। आप पहले टेबल पे आ जाओ, दोबारा से ये फॉर्मूला हटा दो, यहाँ से नीचे लिखा था जो हमने, ये आप इधर आ जाओ। mu का मतलब होता है एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट की वजह से। तो जब आप एक यूनिट कंज्यूम करोगे तो जो आपका टीयू होगा वही आपका mu होगा, पहली बात तो। फिर आप देखो आपका एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे आपके टीयू में कितना चेंज आया, तो टीयू में चेंज आया 8, क्वांटिटी में कितना चेंज आया 1। ये देखो यहाँ पे चेंज इन टीयू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो मैं 8 को 1 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
फिर आप देखो 18 से 23 कितना चेंज आया है टीयू में, 5। क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 2 से 3 हो गया, कितना चेंज आया, 1। 5 डिवाइडेड बाई 1 करूं तो कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। फिर आप देखो 23 से 25 टीयू में कितना चेंज हुआ, 2। 3 से 4 क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 1। 2 डिवाइडेड बाई 1 करूं तो ये 2 हो जाएगा। फिर आपका टीयू में कितना चेंज हुआ, 0, कोई चेंज नहीं हुआ, 25 है, यहाँ भी 25 है। क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 1। 0 अपॉन 1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर आपका टीयू में कितना चेंज हुआ, 3, ठीक है ना, -3 आप नीचे से करते हैं। और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 1, तो आपका ये हो जाएगा -3। तो इसका मतलब मैंने अभी आपको जो ये वाली चीज बताई थी, ये वाला जो इक्वेशन लिखा था आपका, ये देखो माइनस करके भी निकाल सकते हैं। 18 - 10 8, 23 - 18 5, 25 - 23 2, 25 - 25 0, 22 - 25 -3। लेकिन ये आपको तभी करना है जब आपका क्वांटिटी 1 2 3 4 5 हो। अगर मान लो क्वांटिटी 1 के बाद सीधा 3 हो, ठीक है ना, तो जब क्वांटिटी 1 के बाद सीधा 3 हो तो फिर आपको ये वाला तरीका अप्लाई नहीं करना, माइनस करने वाला। मैं आपको आगे समझाऊंगा दोबारा ये बातें। फिलहाल अभी आप ये टेबल बना लो, और हमें टेबल के बेसिस पे डायग्राम बनाना है, वो भी फ्री हैंड। डायग्राम हमें पॉइंट प्लॉट करके नहीं बनाना, हमें फ्री हैंड डायग्राम बनाना है। देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पे डायग्राम, साइड में सिंगल डायग्राम में बना रहा हूँ। पहले मैं आपका सिंगल डायग्राम में बना रहा हूँ। सिंगल डायग्राम का मतलब होता है एक ही डायग्राम में दोनों कर्व। सिंगल डायग्राम का मतलब होता है एक ही डायग्राम में दोनों कर्व। आप जरा ध्यान से देखो, टीयू में आपको एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। पहले टीयू कितने के रेट से बढ़ा, 8 के गैप से, फिर 5 से, फिर 2 से। तो टीयू जो है टीयू जो है वो बढ़ रहा है डिमिनिशिंग रेट पे। टीयू बढ़ रहा है कैसे रेट पे, तो टीयू बढ़ रहा है डिमिनिशिंग रेट पे। ध्यान से सुनना, कोई भी चीज डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ती है तो उसका जो कर्व होता है, कोई भी चीज डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ती है तो उसका कर्व कुछ इस तरीके से आता है। यहां पे ये मैक्सिमम हो जाए, इस पॉइंट से नीचे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेना। ये रेट ऑफ चेंज होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब कोई चीज डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है तो कर्व ऐसे होता है, और इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो कर्व का शेप यूं होता है। मैं बताऊंगा, आगे भी कर्व बनेंगे आगे काफी सारे। तो ये आपका कर्व हुआ इस तरीके से। अब एमयू देखो आप ध्यान से, एमयू घट रहा है सर, और 1 पे दोनों सेम है, तो आपका सेम पॉइंट से शुरू होगा एमयू। एमयू सेम पॉइंट से शुरू होगा और एमयू घटेगा, और ये नेगेटिव तक आ जाएगा, ये टीयू। देखो बहुत ध्यान से, जब तक टीयू बढ़ेगा तब तक एमयू घटेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, पहला रिलेशन। जब टीयू मैक्सिमम हो जाएगा एमयू 0 हो जाएगा, दूसरा रिलेशन। जब टीयू डिक्लाइन होने लगेगा एमयू नेगेटिव हो जाएगा, तीसरा रिलेशन। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू भी हमारा साथ साथ इसमें कवर होता जा रहा है। ये ओरिजिन है जहां पर टीयू कॉमा एमयू दो चीजें दिखाई हैं हमने, और यहां पर हमने दिखाया है क्वांटिटी को। कुछ बातें और मेन बातें जो है आपका ये वाला जो पॉइंट होता है बच्चों, इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है, जो टीयू मैक्सिमम होता है, जहां पर इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को जहां पर टीयू मैक्सिमम होता है, इसको पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ स्टेचिटी कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका, SATIETY, पॉइंट ऑफ, या इसके ब्रैकेट में लिख लेना आप, दूसरे किसी पेन से, ब्लू पेन से लिख देते हैं, स्टेज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये होता है स्टेज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम, स्टेज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसको हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की स्टेज कहते हैं। पॉइंट ऑफ स्टेचिटी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की स्टेज कहते हैं। ये डायग्राम सिंगल डायग्राम में बनाया, मैं अभी आपको एक अलग अलग डायग्राम का भी दिखा दूंगा कैसे बनता है अलग अलग डायग्राम। ये सिंगल डायग्राम में टीयू और एमयू दोनों। अच्छा, रिलेशन की अगर हम बात करें तो 3 पॉइंट है। टीयू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव, या आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन टीयू इंक्रीजेस then mu fall but become positive, when tu maximum then mu become 0, and when tu start fall then mu becomes negative। ठीक है, तो ये 3 रिलेशनशिप के पॉइंट है। ये 3 रिलेशन के पॉइंट हमारे नोट्स में लिखे हुए हैं, नोट्स में लिखे हुए हैं। नोट्स में बस ये टेबल और डायग्राम नहीं बना हुआ, तो ये हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में बना रखी है बुक को। आप इसको बना ले अपनी कॉपी में, टेबल बना ले और ये डायग्राम बना लें। फिर मैं आपको अलग अलग डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये दोनों हम ना अलग अलग डायग्राम में भी बना सकते हैं, मतलब टीयू एक अलग डायग्राम में और उसके नीचे एमयू एक अलग डायग्राम, इंडिविजुअल डायग्राम में भी हम बना सकते हैं। वो बना हुआ है, मैं यही दिखा दूंगा आपको कॉपी में।
पहले इसको कॉपी कर लो। हो गया सबका ये? सर एक बार एमयू फिर से समझा दो। एमयू आपका कैलकुलेट कैसे हुआ ये? यस सर। कैलकुलेशन देखो एमयू की कैसे होती है आपकी, जो भी टीयू में चेंज होगा और जो क्वांटिटी में चेंज होगा उनको आपस में डिवाइड करना होगा। जैसे इसमें और इसमें कितना चेंज हुआ, 10 से 18 हो गया, तो ये कितना चेंज हुआ, 8 हुआ ना। फिर इसमें कितना चेंज हुआ, 1 से 2 हो गया, तो इसमें कितना चेंज हुआ, 1। तो 8/1 करूंगा मैं तो 8 आ जाएगा। ये पहले सेम होता है, पहले याद रखना 1 पे दोनों सेम होगा हमेशा, ऑलवेज, तभी तो एक सेम पॉइंट से शुरू हुआ ये। फिर उसके बाद आपने 10 से 18 हो गया, कितने का चेंज हुआ, 8 का। और ये 1 से 2 हो गया, कितने का चेंज हुआ, 1 का। तो 8/1 ये कितना हो गया, 8। ठीक। फिर 18 से 23 कितने का चेंज हुआ, 18 से 23 कितने का चेंज हुआ, 5। और ये 2 से 3 कितना चेंज हुआ, 1। तो 5/1 करोगे तो 5। तो मैंने आपको एक बात यहां बताई थी, देखो अगर आपका सबका डिफरेंस जो हो, डिफरेंस बिटवीन, अगर ये 1 है मतलब क्वांटिटी आपकी इस फॉर्म में है 1 2 3 4 5, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब TUN माइनस TUN माइनस 1, नीचे से ऊपर माइनस, पहले सेम, फिर 18 माइनस 10 8, 23 माइनस 18 5, 25 माइनस 23 2, 25 माइनस 25 0 एंड 22 माइनस 25 माइनस 3। लेकिन ये माइनस कब करना है हमें, ये माइनस हमें तभी करना है जब आपका डिफरेंस इस तरीके से दिया हो। ठीक है। जैसे मान लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं ये लो, मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपका जो क्वांटिटी है और आपका टोटल यूटिलिटी है, मान लो इस तरीके से, और मार्जिनल यूटिलिटी। आपका क्वांटिटी है मान लो 1 के बाद है मान लो 3, और 3 के बाद है मान लो आपका 7। ठीक है। टोटल यूटिलिटी आपका है मान लो इधर है आपका 10, और 10 के बाद है आपका मान लो इधर 24 है आपका 10 के बाद, ये 14 के गैप से हो गया, और 24 के बाद है आपका मान लो ये है मान लो आपका 32। ठीक है। तो 1 पे तो सेम होता है, मैंने अभी बताया आपको, तो आप इसको 10 कर दोगे, ध्यान से देखना। अब गलती क्या कर दोगे आप जल्दीबाजी में कि 24 में से 10 माइनस करके यहाँ पे कितना लिख दोगे आप, 24 में से 10 माइनस करके यहाँ पे कितना लिख दोगे, 14, जो कि गलत हो जाएगा। जो कि गलत हो जाएगा। हमें माइनस कब करना होता है, माइनस हमें तब करना होता है जब हमारे क्वांटिटी में 1 का चेंज हो हर बार, 1 2 3 4, लेकिन इस बार 1 के बाद 3 है। तो अगर आप 24 में से 10 माइनस करके यहाँ 14 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या देखना है, इसमें और इसमें कितना चेंज हो रहा है, 14 का चेंज हो रहा है, और क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, 2 का। तो आपका आंसर होगा 7। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जानबूझ के गलती देते हैं ऐसा घुमा फिरा। ठीक है ना, आपको इस तरीके से दिया होगा कि 1 से 3 और ये 10 से 24, और बच्चे 24 माइनस 10 और टिक लगा के आ जाते हैं 14 पे, गलत हो जाता है आंसर। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है बहुत डीपली। ठीक है ना, ऐसा रेक्टिफिकेशन नहीं चलेगा। फिर देखो आप 24 और 32 और 24 के बीच का डिफरेंस देखें तो 8 होगा। बस हम 8 नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि इसके और इसके बीच का डिफरेंस है 8, और इसके और इसके बीच का डिफरेंस है 4। तो आंसर होगा 2। समझ गए। यहाँ पे क्या था, ऊपर वाले में डिफरेंस सब में 1 था, तो बार बार 1 से डिवाइड करोगे तो वही वैल्यू आ जानी है। ठीक है ना, सब में देखो 1 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, फिर 1 का, फिर 1 का, फिर 1 का। तो बार बार डिफरेंस जो है वो 1 1 का है, इस वजह से हम नीचे से ऊपर माइनस कर सकते हैं। क्योंकि आप 8 को 1 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, फिर इसमें 5 का डिफरेंस है 1 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, फिर ये 2 का डिफरेंस है 1 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अगर 14 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो ये 7 आएगा। फिर यहाँ पे 8 का डिफरेंस है तो यहाँ 4 का डिफरेंस है, तो ये 2 आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातें, वरना गलत हो जाएगी कैलकुलेशन। तो ये डायग्राम आपका हो गया, ये सिंगल डायग्राम में हो गया। देखो अलग अलग डायग्राम में भी देख लो एक बार, ये नीचे वाले को, ये देखो अलग अलग डायग्राम में अगर पूरा दिख जाए एक साथ, वैसे दिखेगा नहीं पूरा, थोड़ा छोटी पड़ जाएगी स्क्रीन। पहले हमने टीयू बनाया है, देखो आपका ये प्रेजेंटेशन है ना सिंगल डायग्राम। पहले टीयू बना दिया आपने, ये मैक्सिमम टीयू, एक एक्सिस लिया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, टीयू बना दिया। फिर दूसरा ग्राफ लिया, नीचे नीचे दूसरा ग्राफ लिया, एक एमयू बना दिया। बस ध्यान ये रखना है कि जहां पे टीयू मैक्सिमम होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे पॉइंट पे एमयू 0 हो जाएगा, और फिर एमयू नेगेटिव हो जाएगा,
और आपका टीयू गिरने लगेगा। तो ये अलग अलग डायग्राम में भी बन सकता है, अलग अलग डायग्राम में भी बन सकता है, टीयू अलग एमयू अलग, और ये सिंगल डायग्राम में भी बन सकता है जैसा हमने बनाया था ये रहा, टीयू और एमयू एक ही डायग्राम के अंदर। ठीक है, ओके। देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, 1 मिनट रुकना अभी आप लोग। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हमने डिस्कस करा अभी नोटबुक में जो बनाया था, शेड्यूल और डायग्राम, उनका रिलेशनशिप भी मैंने आपको समझा दिया। जब टीयू आपका इंक्रीज होगा तो एमयू फॉल होगा बट पॉजिटिव रहेगा, जब टीयू आपका मैक्सिमम होगा तो एमयू आपका 0 हो जाएगा, और जब टीयू आपका डिक्लाइन होने लगेगा तो एमयू नेगेटिव हो जाएगा। एक बार इसको नोट्स में देख लें, क्या क्या पढ़ा था हमने अभी, आ जाते हैं एक बार नोट्स पे। हाँ, तो ये आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, हमने कॉन्सेप्ट 3 पढ़ा था, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मीनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने अभी आपको बता दिया था टोटल यूटिलिटी क्या होता है। और ये रहा मीनिंग आपका टोटल यूटिलिटी का, रेफर्स टू टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट, एक ज्यादा यूनिट से मिलने वाला। तो एमयू के 2 अलग अलग फॉर्मूले आपको यहाँ लिखे हुए हैं, दोनों मैंने अभी नोटबुक में समझा दिए थे आपको कि डेल्टा टीयू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी और एमयू इक्वल टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। ये वाला हम तभी अप्लाई करेंगे जब आपका क्वांटिटी 1 2 3 इस तरीके से दिया होगा। बात समझ आ गई? फिर आपके रिलेशनशिप लिखे हुए हैं, यहाँ देखो टीयू इंक्रीजेस, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप में टीयू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगा तब तक टीयू बढ़ता रहेगा। एमयू हमेशा घटता है, क्यों घटता है ये आगे बताऊंगा मैं अगली क्लास में। एमयू आप देखोगे हमेशा फॉल होगा, उसके पीछे रीजन है। फिर टीयू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज 0, जब एमयू 0 होगा तो टीयू मैक्सिमम, एंड टीयू स्टार्ट डिक्लाइन व्हेन एमयू बिकम्स नेगेटिव, और जब एमयू नेगेटिव हो जाएगा तो टीयू आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपका यहाँ पर, इनको हटा दें, ये आपका टेबल बना हुआ है और ये डायग्राम जो मैंने आपको नोटबुक में बनवा दिया, यहाँ पे टेबल में टीयू एमयू की वैल्यू, और ये डायग्राम में सिंगल डायग्राम में 2, और अलग अलग में बनाना हो तो अलग अलग वाला भी मैंने आपको समझा दिया। कॉन्सेप्ट नंबर 4 से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अंदर हमें रीजन पता लगेगा कि आपका जो कर्व होता है, एमयू जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी, वो फॉल क्यों होता है। आखिर एमयू फॉल हो रहा है, आप देखोगे अपने टेबल में तो एमयू आपका फॉल होता है, वो लॉ ऑफ डीएमयू पे डिपेंड करता है। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 कॉन्सेप्ट तक मैंने पढ़ाया है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार। फिर 2 कॉन्सेप्ट और हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपका पार्ट ए खत्म होगा, फिर पार्ट बी शुरू होगा। थोड़ा बड़ा है ये वाला यूनिट, ठीक है ना, हम रेगुलर क्लास रखेंगे इसी तरीके से तो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक, बंद करते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।